सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से मोबाइल की सहायता से हमें यूडाइस प्लस का जो डाटा है वो सबमिट करना है 2020-21 का। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि यूडाइस का कार्य बहुत लंबा है जिसके एक एक पॉइंट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना समझे हुए प्रत्येक पॉइंट में कोई भी गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप वीडियो को पूरी देखें, बीच में स्किप नहीं करें और एक एक पॉइंट को समझकर आप अपने मोबाइल की सहायता से भी अपने यूडाइस को फिल कर सकते हैं घर बैठे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना है। अगर आपका ऐप अपडेट मांग रहा है तो अपडेट करने के बाद में यूडाइस प्लस आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में प्रथम वेबसाइट जो आपको दिखाई दे उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपसे सर्च करने में परेशानी आती है तो इस वेबसाइट का लिंक, इस पेज का लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद में आप सीधा इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आपको लॉगिन फॉर ऑल यूजर्स दिखाई देगा। इसमें आपको अपने यूजर नेम में डाइस कोड, अपना पासवर्ड जो आपके पास है वो सबमिट करना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पासवर्ड आपके पास नहीं है, आपको फॉरगॉट करने हैं और आपके यूडाइस में अगर आपको पता है कि किसके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल की सहायता से। अदरवाइज आप अपने ब्लॉक के MIS से संपर्क करके उनसे भी अपने पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद में लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे अब आपकी जो यूडाइस प्लस का जो डेटा है वो आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपके संस्था प्रधान का नाम आपको दिखाई देगा, उनके मोबाइल नंबर, आपके स्कूल का नाम, आपका यूडाइस कोड, आपके स्कूल की कैटेगरी कौन सी है, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, अगर आपके स्कूल सेकेंडरी है, अगर आपके स्कूल सीनियर सेकेंडरी है तो वो आपको दिखाई देगा। और आप इसमें विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखें, जो भी आपका स्कूल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो आपके यूडाइस में जो डेटा आपको फिल करना है वही आपको दिखाई देगा। आपकी यूडाइस में जो भी डेटा आपको दिखाई देता है वो आपको 100% आपको फिल करना है। कोई भी डाटा आपका ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड यूजर मैनुअल बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द डाटा कैप्चर फॉर्मेट। आप अपनी DCF जो डाइस है उसको भरने से पहले इसके जो इंस्ट्रक्शन है भरने के, इसका जो यूजर मैनुअल है उसको आप डाउनलोड कर लें, उसको समझ लें और समझने के बाद में ही आप अपनी यूडाइस को फिल करें जिससे कि आपकी गलती नहीं हो। अब इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको क्या क्या फिल करना है। इन सब चीज़ों को आप वीडियो में समझ के और अपनी यूडाइस को मोबाइल से भर सकते हैं। अब आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। इस पर आपको अपने यूडाइस भरने के लिए क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके कोई यूडाइस में समस्या है, आपको अपने ब्लॉक MIS से संपर्क करना है लेकिन उसका नाम और मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो राइट साइड में आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ब्लॉक MIS, डिस्ट्रिक्ट MIS। इसमें आप ब्लॉक MIS पर क्लिक करें, आपके ब्लॉक MIS का नाम और उसके मोबाइल नंबर आपको दिखाई देंगे जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अपने ज़िले का जो MIS है उनके भी आपको नंबर दिखाई देंगे। डिस्ट्रिक्ट MIS पर क्लिक करके उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको DCF भरने के लिए क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल डाटा पे क्लिक कर देना है। आपके द्वारा DCF भरने से पूर्व इन सभी जो पॉइंट हैं इनको समझ के और इनको क्लियर कर लेना है। अगर आपके कहीं कोई त्रुटि है तो उसको आप पहले अपने ब्लॉक MIS से संपर्क करके सुधार करें, उसके पश्चात ही आप अपनी यूडाइस को फिल करें। इसमें आपका स्कूल नेम अगर गलत आ रहा है, स्कूल की कैटेगरी गलत आ रही है, आपके लोवेस्ट क्लास और हाईएस्ट क्लास में कुछ वेरिएशन आ रहा है, या फिर आपके स्कूल मैनेजमेंट में आपके कोई त्रुटि है, तो आप इन सब चीज़ों को सही करें। सही करने के बाद में ही आप अपनी यूडाइस को फिल करें। सही करने के लिए आप अपने ब्लॉक के MIS से संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में यूडाइस आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं। आपको समझने के लिए और आपकी सुविधा के लिए इस यूडाइस को हम हिंदी में फिल करेंगे, जिससे कि एक एक पॉइंट को समझने एवं क्लियर करने में हमें आसानी रहेगी। इसमें स्टेटस और ओवरऑल स्टेटस दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। स्टेटस में जब आप सर्टिफाइड करेंगे उसके बाद में आपका ये नॉट सर्टिफाइड की जगह सर्टिफाइड होगा, और ओवरऑल स्टेटस में अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आपका नॉट स्टार्टेड लिखा आएगा। अगर आपने अपनी यूडाइस का एक पॉइंट भी भरना स्टार्ट कर दिया है
तो वर्क इन प्रोग्रेस आपको इसमें दिखाई देगा। इसके एक एक पॉइंट हैं, उन्हें हम क्लियर करेंगे। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है 1.1 to 1.14 यानी कि 1.1 से 1.14 का जो विवरण है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट में आपको विवरण दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने स्कूल से रिलेटेड समस्त जो प्रोफाइल है उसकी डिटेल आपको इसमें दिखाई देगी। आप सभी डिटेल को चेक करें। अगर आपके कहीं कोई वेरिएशन है तो आप अपने ब्लॉक MIS से संपर्क करके और अपनी जो डिटेल है उसको आप सुधरवा लें। सब चीज़ों को देखने के बाद में आपको नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है आगे, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर अब आपके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। इनमें आपके कुछ पॉइंट्स में डाटा ऑलरेडी पिछले साल से जो आपका भरा हुआ है वो आपको शो होगा। अगर इसमें कोई चेंजेज है तो आप उसमें चेंजेस करें। लेकिन एक बात आप समझ लें, 1.23 का जो पॉइंट है, क्या यह CWSN संबंधी विशेष स्कूल है? इसमें आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आपका स्कूल विशेष विद्यालय है जिसमें कि दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं तो ही आप इसमें यस करें, अदरवाइज आपको नो करना है। क्योंकि अगर आपका विद्यालय सामान्य विद्यालय है और उसमें CWSN स्टूडेंट भी अध्ययनरत हैं तो आपको नहीं करना है। आप इस बात को समझ के अच्छी तरीके से फिल करें और अन्य जो पॉइंट हैं उन्हें आप एक बार देख लें। इसमें एक एक पॉइंट को आप समझ लें। समझने के बाद में सबसे नीचे जमा करें और आगे, इससे तात्पर्य है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है भाषा और स्कूल से जुड़ी प्री प्राइमरी सेक्शन की प्रोफाइल। अब इसमें भाषा का जो पॉइंट है उसमें दिया हुआ है, क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? इसमें आप हाँ करें। 1.28 में आप अपने स्कूल में पढ़ाने का माध्यम है उसको आप फिल करें। 4 माध्यम आपको दिखाई देंगे, इनमें से माध्यम 1 में आपको भरना कंपलसरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1.29 विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, 3 भाषाओं का उल्लेख करें। इसमें मिनिमम आपको 3 भाषाओं का चयन कर लेना है। अब इसमें हम दूसरे जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट उस पर हम चर्चा करते हैं 1.36 के बारे में। क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है? सरकारी स्कूल और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल में अगर आपकी आंगनवाड़ी स्कूल में संचालित है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। जैसे आप यस करेंगे आपको अपने आंगनवाड़ी का केंद्र कोड वो आपको फिल करना है। आंगनवाड़ी में कितने बालक बालिकाओं का नामांकन है वो आपको फिल करना है। आपके आंगनवाड़ी में बाल शिक्षा में प्रशिक्षित अगर कोई टीचर लगा हुआ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 1.37 शिक्षण दिवसों की संख्या। इसमें हमारे काफ़ी जो शिक्षक साथी हैं उनके कन्फ्यूजन है कि इसमें कितने कितने इंस्ट्रक्शनल डेज जो है वो लिखे जाएंगे। दोस्तों, इसमें शिक्षण दिवसों की जो संख्या है वो गत शैक्षिक वर्ष की मांगी गई है, इसलिए आप ध्यान रखें। गत शैक्षिक वर्ष 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 तक काउंट होगा। इस बात को आप कंफर्म कर लें और अच्छे तरीके से ध्यान दे के आप अपनी इन्फॉर्मेशन को भरें। और वर्तमान जो शैक्षिक सत्र है वो 1 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020 तक काउंट किया जाएगा। आप इन चीज़ों को समझ के डाटा भरें। इसमें 1.38 है बच्चों के लिए औसत स्कूल समय, बच्चों के स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या। बच्चों का जो हमारा स्कूल टाइम है उसमें बच्चे कितने घंटे कितने मिनट ठहरते हैं वो आपको प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सभी का आपको अलग अलग टाइमिंग यहाँ भरना है। सेम वैसे ही हमारे टीचर्स का भी आपको टाइमिंग इसमें भर देना है। इससे नीचे नेक्स्ट इसका है नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी, यानी कि हमारे जो स्कूल है उससे प्राइमरी स्कूल कितना दूरी पर है, उच्च प्राथमिक स्कूल कितना दूरी पर है, माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल, इन सभी की आपको दूरी भरनी है। हमारे स्कूल से कौन सा स्कूल कितने दूरी पर है ये सब आप फिल करें। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने हेतु सड़क है तो आपको यस नो क्लिक करना है। इन सभी पॉइंट को भरने के बाद में आपको सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1.40 क्या CC को स्कूल में लागू किया जा रहा है? अगर CC आपके प्राथमिक लेवल पर है तो आपको प्राथमिक वाले में हाँ करना है, अगर उच्च प्राथमिक में भी है तो आपको उसमें भी हाँ करना है, अदरवाइज आपको नहीं कर देना है। जैसे आप हाँ करेंगे, अब हाँ में आपसे पूछा जाएगा यदि हाँ क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है, हाँ या ना आपको सेलेक्ट करना है। खे में भी आपको वो यस नो में से चयन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1.43 क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं? यदि हाँ तो आपको प्रशिक्षण का ब्यौरा देना है, बालक बालिका और उनकी समस्त आपको डिटेल, कौन प्रशिक्षण चला रहा है, विशेष प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है, दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण का प्रकार कौन सा है, इन सभी से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शन फिल करने होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो ये सारे पॉइंट आपके ब्लैंक हो जाएंगे। अब है नेक्स्ट पॉइंट 1.45 शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है? माह
होता है। आपको महीना चयन करना है कि आपका जो शैक्षिक सत्र है स्कूल का वो कौन से महीने से स्टार्ट होता है। उसका चयन करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, क्या वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट आपको प्राप्त हुआ था। अगर आपको प्राप्त हुआ तो आपको हाँ करना है। हाँ करने के बाद में आपको महीना फिल करना है कि वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें आपको कब प्राप्त हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, क्या स्कूल को गत शैक्षिक वर्ष में ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री प्राप्त हुई है। यस नो में आपको टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1.48 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री और खेल सामग्री की उपलब्धता वर्तमान शैक्षिक वर्ष में। इसमें एक एक पॉइंट आपको दिए हुए हैं, उनमें आपको प्राथमिक लेवल का अलग यस नो करना है और उच्च प्राथमिक लेवल का यस नो आपको अलग करना है। अगर आपका स्कूल सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है तो वो भी आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें प्रत्येक सेक्शन का आपको अलग से यस नो करना है। इसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है, TLM से रिलेटेड है, आपके खेल सामग्री खेलकूद से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों के ब्यौरे, यानी कि आपके स्कूल से रिलेटेड जो विजिट हुई है आपके स्कूल में उनसे रिलेटेड आपको इसमें सूचना भरनी है। आपके PO लेवल से कितने आपकी विजिट हुई है, आपके ब्लॉक लेवल से कितनी विजिट हुई है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से और स्टेट लेवल से आपके कितनी विजिट हुई है और आपके टोटल कितनी जो विजिट है वो आपके स्कूल में की गई हैं, उन सब की आपको संख्या फिल करनी है। और ये सब डिटेल आपको फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जो बीच वाला ऑप्शन है। अगर आप इसे हिंदी में भरेंगे तो जमा करें और आगे जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका मैनेजमेंट में क्या स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। आपको यस नो पे क्लिक करना है। अगर किया गया है तो आपको SMC में सदस्यों की कुल संख्या महिला पुरुष में भरनी है और माता पिता अभिभावकों की अलग से आपको महिला पुरुष की संख्या भरनी है। इसके बाद में आपको SC ST जनरल माइनॉरिटी इन सब की आपको कैटेगरी वाइज संख्या भरनी है और इसमें आपको टीचर्स की संख्या, आपके जो प्रतिनिधि हैं उनकी आपको संख्या फिल करनी है। प्रशिक्षण प्रदान किए गए सदस्यों की संख्या आपको फिल करनी है। आपके गत शैक्षिक वर्ष के दौरान SMC द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या आपको इसमें फिल करनी है। क्या SMC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है। यस नो पे आपको क्लिक करना है। क्या SMC के लिए अलग से बैंक खाता रखा जा रहा है, आपको यस नो करना है। अगर आप हाँ करते हैं तो आपको अकाउंट डिटेल आपको सबमिट करनी होगी। ये सब करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका स्कूल से रिलेटेड आपके प्रत्येक जो पॉइंट है उनको आप एक बार इसमें समझ लें। समझने के बाद में आप भरें टोटल आपके क्लासरूम की संख्या, आपके जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उनके अकॉर्डिंग स्कूल भवन की स्थिति आपको भरनी है। स्कूल भवन का प्रकार आपको भरना है। स्कूल में उपलब्ध पठन कक्ष, आपके जो स्टडी रूम है बच्चों के, उनके आपको संख्या भरनी है। आपके जो HM है उसका अगर अलग से रूम है तो आपको उसकी डिटेल भरनी है। 4 दीवारी आपके स्कूल में हो रही है या आपकी टूटी हुई है, इन सब से रिलेटेड आपको एक एक पॉइंट को समझ लेना है। और समझने के बाद में एक एक जो आपका पॉइंट है उनको आप ध्यान देके अच्छी तरीके से आप फिल करें। फिल करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शौचालय सुविधा। टॉयलेट से रिलेटेड आपके जो एक एक पॉइंट हैं उनको आप एक बार देख लें, समझ लें और समझने के बाद में आप अच्छी तरीके से फिल करें, कोई गलती आपकी नहीं हो। शौचालय सुविधा में क्या स्कूल में शौचालय है, आपको यस नो करना है। अब इसमें एक बार इस टेबल को आप समझ लें। CWSN अनुकूल शौचालय को छोड़कर उपलब्ध शौचालयों की संख्या आपको भरनी है। अगर CWSN के अनुकूल शौचालय हैं जिनमें वेस्टर्न सीट कमोड वाली अगर लगी हुई है तो आपको उनकी संख्या भरनी है। अगर इसमें नहीं है तो आप 0 फिल करें और आप ऊपर वाले दोनों को जोड़कर तीसरा वाला जो पॉइंट है उसमें आपकी जो संख्या है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप 1 और 2 में अपनी जो संख्या है उनको भरें, लेकिन आप बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग संख्या को आप इसमें फिल करें। आपके जो यूरिनल है उसकी आपको अलग से इसमें संख्या भरनी है। इन सब के अलावा शौचालय से रिलेटेड नीचे आपको फ्लशिंग, क्लीनिंग और अन्य जो पॉइंट हैं वो दिए हुए हैं, उनको आप समझ लें। इसके बाद में आपके हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, हाँ नहीं आपको भरना है। क्या आपके इंसिनेटर उपलब्ध है, उसकी सूचना आपको भरनी है। आपके स्कूल में पेयजल की क्या सुविधा उपलब्ध है, उसका आपको यस नो करना है। पेयजल में आपकी कौन से सुविधा के द्वारा आपको पानी उपलब्ध हो रहा है और वो आपका कार्यात्मक है या नहीं है, ये सब आपको इसमें फिल करना है। अगर आपको इसमें कहीं कोई वेरिएशन नज़र आता है तो आप उसमें करेक्शन करें, अदरवाइज आप इसमें सेव एंड नेक्स्ट कर दें। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्कूल में भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण।
इसमें क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण मौजूद हैं, आपके जो उपकरण हैं उनकी अगर उपलब्धता है तो आपको हाँ करना है, अगर नहीं है तो नहीं करें, अगर है लेकिन वो कार्यात्मक स्थिति में नहीं है तो आपको पॉइंट नंबर 3 पे क्लिक करना है। इनमें एक एक पॉइंट को आप देख लें, आपके जो चीज़ें हैं उनमें आप यस करें, नहीं है तो नो करें, अगर है और वो कार्यात्मक स्थिति में नहीं है तो आप 3 पॉइंट पे क्लिक करें। इन सबको भरने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर एंड डिजिटल उपकरण। इसमें क्या स्कूल में CL लैब उपलब्ध है, यस नो करना है, ICT लैब उपलब्ध है, यस नो आपको करना है, अगर है तो लागू करने का वर्ष आपको फिल करना है, वर्किंग में है या नहीं है, इन सब चीज़ों को आप एक बार समझ लें। समझने के बाद में आपको टिक करें। ऑलरेडी आपका डेटा फिल है, अगर इसमें कोई करेक्शन है तो आप उसे करेक्शन करें। आपके स्कूल में लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सभी जो आपके अगर कुछ उपलब्ध है इनमें से तो आप उसमें यस करें। यस करते आपको उसकी संख्या भरनी है और संख्या भरने के बाद में कार्यात्मक आपके क्रियाशील जो उपकरण है उनकी आपको संख्या फिल कर देनी है। इसमें आपके इंटरनेट की सुविधा का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप यस करें अगर आपके विद्यालय में नेट की सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट का अगर आपके स्कूल में आता है तो आप उसको यस करें। इन सभी पॉइंट को आप समझ लें और समझने के बाद में आप फिल करें। अगर आपके पहले से जो डाटा भरा हुआ उसमें कहीं कोई करेक्शन है तो करेक्शन करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी और स्टाफ। इनकी आप डेटा को जो पहले से इसमें भरा हुआ है उसमें अगर कोई करेक्शन है तो आप उसे करेक्शन करें। करेक्शन करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपने इससे पहले जो आपके जो टोटल टीचर्स की संख्या फिल करी है उनकी सभी डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। टीचर्स की जो स्थिति है उसमें आपको यहाँ नॉट कंप्लीटेड आपको दिखाई देगा। इसके लिए आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है और एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको सेव करना है। जो सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आप एक बात का ध्यान रखें, प्रत्येक टीचर का आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे आपको उस टीचर से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अगर इसमें किसी टीचर के कहीं कोई करेक्शन है तो आप करेक्शन करें। करेक्शन करने के बाद में आपको सबसे नीचे जमा करें, आपके यहाँ सेव वाला जो ऑप्शन है ये दिखाई देगा, इस पर आप इसे क्लिक करें। जैसे आप सेव करेंगे आपका जो डाटा है वो कंप्लीटेड आपको दिखाई देगा। नॉट कंप्लीटेड की जगह जितना आपके स्टाफ मेंबर है उनका आपको इंडिविजुअल एक एक स्टाफ का एडिट बटन पे क्लिक करके और सेव कर देना है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है न्यू एडमिशन, एनरोलमेंट एवं आप हमारे जो रिपीटर्स हैं उनसे रिलेटेड। इसमें आपको 4.1.1 में आपके जो पूर्व प्राथमिक भाग है उसकी आपको संख्या भरनी है, बालक बालिका। अगर आपके नहीं है तो आप इसे 0 फिल करें। इसके बाद में 4.1.2 में आपके जो न्यू एडमिशन है उनकी आपको संख्या भरनी है आयु अनुसार बालक बालिका की। इसमें आप इस बात का ध्यान रखें, फर्स्ट क्लास में 5 साल से कम के कितने बालक बालिकाओं ने एडमिशन लिया वो आपको संख्या भरनी है। 5 साल वालों ने कितनों ने, 6 साल वालों ने कितनों ने, ऐसे ही आपको 7 साल और 7 साल से अधिक, इस तरीके से आपको टोटल इसमें संख्या भरनी है। इसके बाद नेक्स्ट है कक्षा प्रथम में दाखिल कुल बच्चे, ये आपके इसमें जैसे आप भरेंगे ये आपकी टोटल संख्या इसमें आ जाएगी। कक्षा प्रथम में कुल बच्चों में से पूर्व विद्यालय अनुभव वाले बच्चों की संख्या। इससे तात्पर्य है कि अगर आपके स्कूल में पूर्व प्राथमिक शिक्षा चलती है तो आपको वही स्कूल भरनी है। अगर किसी दूसरे स्कूल से बच्चे आए हैं तो आपको दूसरा स्कूल भरना है। अगर आपके किसी आंगनवाड़ी से बच्चे आए हैं तो आपको आंगनवाड़ी वाले ऑप्शन में फिल करना है। लेकिन टोटल आपके जो बच्चे हैं उनका आपको इसमें भी संख्यात्मक सूचना भरनी है। ये सब भरने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वर्तमान शैक्षिक सत्र में नामांकन। नामांकन आपको 30 सितंबर का आधार मान के ही आपको सबमिट करना है। इसमें आप प्रत्येक टेबल को अलग अलग से सेव करें। नामांकन की जो टेबल है इसमें आप एक बात का ध्यान रखें, इसमें आपको 3 तरीके से अपनी जो टोटल संख्या है बच्चों की वो भरनी है। क्लास वाइज, बॉय और गर्ल वाइज, और आपके जो श्रेणी है श्रेणी वाइज जनरल, SC ST OBC, आपका इसमें टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इस टेबल को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, सामान्य श्रेणी में कक्षा 1 में कुल बालक कितने हैं, बालिका कितने हैं, ऐसे ही आपको प्रत्येक क्लास के प्रत्येक श्रेणी का बालक बालिका के रूप में आपको टोटल नामांकन इसमें फिल करना है। नामांकन फिल करने के बाद में आपको नीचे सेव करें। आपको इंडिविजुअल टेबल को भी सेव करना है, अदरवाइज आपके जो नामांकन आपने फिल किया है ये सेव नहीं होगा। इसका जो पॉइंट 2 है वो है कुल नामांकन में से अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित नामांकन का विवरण। यानी कि आपने जो ऊपर टेबल भरी है उसके अलावा अगर आपके माइनॉरिटी से रिलेटेड भी आपका एनरोलमेंट है तो वही आपको माइनॉरिटी का जो कैटेगरी है उसमें
आपके बालक बालिका कक्षा वाइज आपको इस टेबल में भी अपना नामांकन भरना है और नामांकन भरने के बाद में आपको सेव कर देना है। अब आपने दोनों टेबल में जो आपका नामांकन भरा है उस कुल नामांकन में से आधार नंबर वाले कितने आपके स्टूडेंट हैं क्लास वाइज बॉय गर्ल वो आपको यहाँ भरना है। जैसे क्लास 1 में आधार वाले जो बच्चे हैं वो बालक कितने हैं बालिका कितने हैं, ऐसे आपको क्लास वाइज भरना है। और बीपीएल वाले भी आपको इसी तरीके से फिल करना है कि बीपीएल श्रेणी के कितने बालक बालिका आपके कक्षा 1 में हैं, कक्षा 2 में है। इन सब चीज़ों को भी आपको समझ के अच्छे तरीके से और फिल कर देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कुल नामांकन में से ट्रांसजेंडर छात्रों की संख्या आपको क्लास वाइज फिल करनी है। अगर आपके स्कूल में ट्रांसजेंडर बच्चे भी स्टडी कर रहे हैं तो उनकी आपको क्लास वाइज संख्या फिल कर देनी है। और प्रत्येक टेबल को सेव करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपने जो आपकी जो टेबल है 4.2 उसमें आपने जो भी नामांकन भरा है आपके माइनॉरिटी और आपके जो श्रेणीवार उन सभी का जो नामांकन है वो आपको इस टेबल में से होगा क्लास वाइज बॉय गर्ल वाइज। इसमें टोटल नामांकन के बाद में 4.3 जो टेबल है इसमें आपको टोटल नामांकन को आयु के अनुसार बालक बालिका कक्षा वाइज आपको फिल करना है। इसमें एक टेबल को हम समझ लेते हैं कि आपके कक्षा 1 में 5 वर्ष या इससे कम आयु के कितने बालक बालिका हैं, 6 वर्ष 5 वर्ष के कितने बालक बालिका हैं, 6 वर्ष के कितने बालक बालिका हैं। इसी प्रकार से आपको कक्षा वाइज आपकी आयु अनुसार बॉय और गर्ल का नामांकन आपको इस टेबल में फिल कर देना है। आप अपने टोटल नामांकन फिल करें और नामांकन फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके टेबल नंबर 4.4 में वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा अनुसार आपका जो नामांकन है उसमें आपको शिक्षण का जो भाषा का जो माध्यम है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। अगर आपने एक से अधिक अपने भाषा का माध्यम चुना है तो उन सभी में आपको क्लास वाइज बालक बालिकाओं की संख्या फिल करनी है। संख्या को कुछ इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि आपके हिंदी मीडियम के कक्षा 1 में बालक बालिका कितने हैं। ऐसे ही अगर आपके और भी कोई माध्यम है स्टडी का भाषा का तो उसमें भी आपको संख्या फिल करनी है। अगर आपने उसका चयन किया है, अगर आपके एक ही माध्यम है भाषा का तो उसमें आपको टोटल क्लास के एनरोलमेंट की संख्या आपको फिल कर देनी है और सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। अब नेक्स्ट टेबल आ जाती है हमारी रिपीटर्स के लिए। वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत पुनरावृत रिपीटर्स सामाजिक श्रेणी के तहत इसमें आपको 2 टेबल मिलेगी रिपीटर्स की। रिपीटर्स के आपको जो 2 टेबल हैं उनमें आपको प्रथम होगी श्रेणी वाइज और दूसरी होगी आपकी माइनॉरिटी की। इनमें दोनों में आपके अगर कोई बच्चे हैं रिपीटर्स वाले तो आपको उनकी क्लास वाइज संख्या फिल करनी है। अगर आपके नहीं है तो आप इसको ऑलरेडी 0 इसमें फिल है सेव कर देना है और सेव करने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब हमारी जो टेबल आती है यूडाइस में वो है 4.6। ये टेबल हमारी CWSN बच्चों के लिए है। अगर आपके स्कूल में CWSN बच्चे एनरोल्ड हैं, आपके विद्यालय में दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं तो उनका आपको कक्षा वाइज आपको बालक बालिका वाइज और उनकी जो श्रेणी है दिव्यांगता की उसके अकॉर्डिंग उनका संख्यात्मक नामांकन फिल करना है। इस नामांकन को आप सही तरीके से देखकर भरें। अगर आपके स्कूल में जो बच्चे हैं उनको आपने प्रबंध पोर्टल पर भी दर्शाया हुआ है, आपके शाला दर्पण पर भी दिव्यांग बच्चों की एंट्री है तो आप उन बच्चों को आवश्यक रूप से इस टेबल में फिल करें। अगर आपके स्कूल में ब्लाइंड बच्चा है कक्षा 1 में तो आपको बालक या बालिका है उसकी आपको संख्या फिल करनी है। टोटल जो आपकी संख्या है वो आपको यहाँ फिल करनी है। इसी तरीके से जिस भी श्रेणी में जो भी दिव्यांग बच्चा आपके स्कूल में जिस कक्षा में अध्ययनरत है वो बालक है या बालिका है उसका आपको संख्यात्मक जो सूचना है वो इस टेबल में फिल कर देनी है। इसमें कुल आपको 21 श्रेणी की दिव्यांगता आपको टेबल में मिलेंगी। उनमें जिस भी श्रेणी का आपके स्कूल में बच्चा है उसकी आपको संख्यात्मक सूचना भरनी है। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा दोस्तों, अगर आपके स्कूल में कोई भी दिव्यांगता से रिलेटेड बच्चा है तो आप उसकी सूचना आवश्यक रूप से भरें, क्योंकि इन बच्चों का जो बजट है वो यूडाइस के अकॉर्डिंग ही भारत सरकार से प्राप्त होता है। दिव्यांग बच्चों का नामांकन फिल करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेबल नंबर 5.1 और 5.2 बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं। ये गत शैक्षिक वर्ष का है। इसमें एक बात का ध्यान रखें, आपकी जो 2 टेबल दी गई है 5.1 और 5.2 ये आपके अगर स्कूल सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी है तो उसमें आपके टेबल अधिक हो सकती हैं। आपको प्राथमिक लेवल की अलग आपको टेबल फिल करनी है, उच्च प्राथमिक लेवल की अलग भरनी है और सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल की अलग भी आपको टेबल भरनी पड़ सकती है अगर आपका स्कूल सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। या आप इसे समझ लें और समझने के बाद में अच्छी तरीके से इसे देखकर फिल करें।
दोनों टेबल को सेव करने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी टेबल नंबर 5.3 दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड है। CWSN बच्चों को दी गई सुविधाएं। गत शैक्षिक वर्ष में हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई हैं उनमें आपको प्राथमिक लेवल, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक लेवल के जो बालक बालिकाएं हैं उनकी आपको बॉयज़ और गर्ल के अकॉर्डिंग संख्यात्मक सूचना भरनी है। आपके कितने बच्चों को ब्रेल बुक प्राप्त हुई है, प्राथमिक लेवल पर बालक और बालिका की अलग अलग आपको संख्या भरनी है। इसी तरीके से ब्रेल किट, आपके हियरिंग एड, आपके ब्रेसेज, आपके क्रचेज, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कैलिपर, एस्कॉर्ट भत्ता, स्टाइपेंड भत्ता, ये सब आपके प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इन सब लेवल पर बॉयज़ गर्ल के अकॉर्डिंग आपको डाटा निकाल लेना है और आपको सही तरीके से इन बच्चों का डेटा आपको इसमें फिल करना है। फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। अब हमारा जो पॉइंट नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा के परिणाम। इसमें 5वीं के जो गत वर्ष में जो परीक्षा परिणाम है वो आपको इसमें फिल करना है। परीक्षा परिणाम में परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या आपको श्रेणी वाइज, बालक बालिका वाइज फिल करनी है। इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या भरनी है आपको और उत्तीर्ण में 60% से अधिक जो अंक लाने वाले बच्चे हैं उनकी आपको संख्या फिल करनी है। प्राइमरी लेवल में कक्षा 5 का रिजल्ट फिल करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्राइमरी लेवल में कक्षा 5 का रिजल्ट भरेंगे उसके बाद में आपको जो आपका 8वीं बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आपको फिल करना है। इसमें परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या और 60% से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसमें जनरल, SC, ST, OBC, इनकी आपको बालक बालिका वाइज आपको टोटल जो संख्या है वो फिल करनी है। इस बात का आप ध्यान रखें। ये सब भरने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आपका आ जाता है भाग संख्या 8। इसमें आपको जो राशि प्राप्त हुई और उसका जो व्यय है इससे रिलेटेड है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दौरान स्कूल और व्यय द्वारा प्राप्त अनुदान। अब इसमें आप एक बात का ध्यान रखें, जिस मद में जितनी राशि आपको प्राप्त हुई है वो आपको फिल करनी है और जितना उस मद में से आपके खर्चा हुआ है वो आपको फिल करना है। इसमें आपके जो मद हैं, मद वाइज आपको अपना जो राशि है जो आपको प्राप्त हुई है वो आप भर लें। उसके बाद में आपका जो व्यय है वो आप इसमें भर लें। इसके बाद में 8.2 का जो पॉइंट है, स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता। आपके अगर किसी NGO से कोई राशि प्राप्त हुई है तो आप यस करें। यस करते ही आपको उस NGO का नाम भरना है और जो राशि प्राप्त हुई है वो राशि आपको इसमें फिल करनी है। ऐसे आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे बैंक है, अन्य कोई ऐसी कोई PSU जो आपके इंस्टीट्यूट हैं उनसे अगर आपके कोई प्राप्त हुआ है तो आपको हाँ करना है, उसका नाम भरना है और राशि भर देनी है। अगर आपको कम्युनिटी से, हमारे समुदाय से अगर कोई राशि प्राप्त हुई है स्कूल में तो उसकी आपको यस नो करना है। अन्य अगर कोई स्रोत हैं जिनसे राशि प्राप्त हुई है उसमें आप यस नो करें, राशि भरें अगर आपके प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति सूची पंजिका का रख रखाव कर रहा है। ICT, खेल उपकरण, पुस्तकालय की किताब अगर आपकी उपलब्धता है तो आप यस करें, अदरवाइज इनमें आप नो करें। और इन सब पॉइंट को भरने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों इसमें आपके PGI और अन्य संकेतक के जो सूचना है, अब इसमें दोस्तों आपको एक एक पॉइंट समझ लेना है और समझने के बाद में आपको एक एक पॉइंट को रीड करने के बाद यस या नो आपका जो ऑप्शन है उसको आपको फिल करना है। इन सभी एक एक पॉइंट को आपको समझने के बाद में जैसे आप इन पॉइंट्स को भरेंगे, पॉइंट्स को भरने के बाद में सबसे नीचे आने पे आपको नीचे दिखाई देगा जमा करें और पूर्ण करें। इससे तात्पर्य है कि आप इसे सेव करें और सेव करने के बाद में आपकी जो यूडाइस है वो आपकी सबमिट हो जाएगी, कंप्लीट भरी जाएगी। इसके बाद में आपको इसे वैलिडेट करना है। आपको अपनी जो वैलिडेट किस प्रकार से करना है एक बार इसे आप भरें। भरने के बाद में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे किस तरीके से हमें हमारी जो यूडाइस है उसे वैलिडेट करना है। उसमें अगर कोई परेशानी आती है तो उसका निराकरण हमें किस प्रकार से किया जाना है। फिर मिलते हैं ऐसी किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।